खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। क्या आपको पता है कि भारत ने न्यूक्लियर के क्षेत्र में ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया? जी हां, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को इस बात की बधाई दी कि भारत ने परमाणु के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तमाम न्यूज चैनलों ने इस खबर को चलाया भी और दिखाया भी। जिस अनमोल रत्न की वैल्यू कांग्रेस ने कभी नहीं समझी, आज उसे मोदी जी ने भारत के न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत बना दिया। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच चुका है। ये रिएक्टर इस्तेमाल से ज्यादा ईंधन बनाता है। पीएम मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया है। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है कि आखिर भारत को क्या प्राप्त हुआ है जिस पर भारत इतना खुश है, मोदी जी इतना खुश है? तो मित्रों, इस वीडियो में मैं पूरी बात आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आखिर परमाणु के क्षेत्र में भारत ने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल कर ली है जिससे वो फूला नहीं समा रहा है। और अगर आपको यह सब कुछ समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो और लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि वास्तव में यह हमारे भारत के लिए गर्व का पल है। यह ऐसी पहली घड़ी है जब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मित्रों, भारत ने परमाणु क्षेत्र में स्वयं चलने वाली एक परमाणु रिएक्टर का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसको PFBR कहते हैं, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। किसी भी परमाणु संयंत्र को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, यूरेनियम की आवश्यकता होती, जो भारत के पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अब भारत ने एक ऐसा रिएक्टर विकसित कर लिया है, एक ऐसी तकनीक परमाणु रिएक्टर में विकसित कर ली है जो बहुत ही कम फ्यूल में चलता है और बहुत अधिक ऊर्जा का निर्माण करता है। और सबसे खास बात यह है कि वह जितना तेल यूज करेगा उससे ज्यादा तेल खुद ही निर्माण भी कर देगा। कहने का मतलब एक ऐसी कार समझ लीजिए निर्माण कर दी जाए जिसमें आपको ना डीजल डालना पड़े, ना पेट्रोल डालना पड़े, ना बिजली, ना बैटरी, कुछ नहीं। उसमें ऐसी तकनीक आ जाए कि वह जितनी दूर चले उतनी ऊर्जा स्वयं बनाए और लगातार चलती ही जाए। ऐसा ही एक परमाणु रिएक्टर भारत ने तमिलनाडु के कलप्पम में विकसित कर लिया है। 6 अप्रैल 2026 को यह उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। और सबसे चौंकाने वाली और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाले दुनिया में गिने चुने देश हैं। अमेरिका भी इसमें काफी पीछे है। दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जिनको यह उपलब्धि हासिल है, जिसमें भारत, रसिया, फ्रांस, जापान और चीन। जिसमें से चीन अभी इस पर कार्य कर रहा है, उसको यह उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है। फ्रांस और चीन के रिएक्टर बंद पड़े क्योंकि उन्होंने बनाया तो, लेकिन उसको चला नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में दुनिया के मात्र 2 देश हैं जिनके पास यह उन्नत तकनीक विकसित है और वह उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें एक रूस है, जिसमें ज्यादा मात्रा में रूस के पास ऐसी व्यवस्था है, और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। तो है ना हमारे लिए गर्व की बात और कांग्रेसियों के लिए बहुत दुख की बात। तो मित्रों, यह रिएक्टर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकता है, कम तेल का उपयोग करेगा और जितने तेल का उपयोग करेगा उतना तेल स्वयं निर्माण कर देगा। यानी यह ऑटो मोड पर चलता रहेगा। भविष्य में ऊर्जा के लिए भारत को किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और यूरेनियम की जगह पर थोरियम का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि थोरियम भारत के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है और देशों के पास इसकी उतनी मात्रा उपलब्ध नहीं है। तो यह थी आसान भाषा में उस उपलब्धि के बारे में जो भारत ने 6 अप्रैल 2026 को प्राप्त किया। में बना, भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया ये रिएक्टर खास इसलिए है क्योंकि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन बना सकता है। ये रिएक्टर थोरियम के इस्तेमाल से बनाया गया है, जिसकी यूपीए सरकार के समय अंधाधुंध तस्करी की गई। लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के थोरियम समुद्री तटों से गायब हो गए। क्या ये संयोग था या प्रयोग? दुनिया का सबसे बड़ा लगभग 25% थोरियम रिजर्व भारत के केरला और ओडिशा के तटों पर मौजूद है। इसकी ताकत को ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी बनाने में ये 35 लाख टन कोयले का काम 1 टन थोरियम अकेले कर सकता है। थोरियम ही एक ऐसा बेशकीमती रत्न है जिसके कारण 6 दशक बाद
भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के स्टेज 2 तक पहुंच पाया है। लेकिन समुद्री इलाकों में इसकी चोरी क्यों हुई? किसके कारण न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए दशकों लग गए? ये सब जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये थोरियम है क्या चीज। थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल बन जाता है और दशकों दशक तक इस्तेमाल हो सकता है। भारत अभी थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही काम कर रहा है और इसका कॉन्सेप्ट नेहरू के कार्यकाल में भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जन्मदाता डॉक्टर होमी भाभा लेकर आए थे। आप सोचिए ये प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ था और आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पिछली सरकारों और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य ही था भारत को थोरियम से एनर्जी बनाने में आत्मनिर्भर बनाना। और देखिए आज 2024 में जाकर हम 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जाती जाती चिल्लाने वाली कांग्रेस सरकार की इससे बड़ी नाकामयाबी और क्या होगी? भारत में यूरेनियम ना होने की वजह से डॉक्टर भाभा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए थोरियम को एज अ फ्यूल चुना था, क्योंकि ये भारत में आसानी से समुद्री तटों पे मिल जाता है। लेकिन पिछली सरकारों से ये भी ना हो सका, जबकि मेन मिनरल्स थोरियम देश में ही मौजूद था। खैर, थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सपना डॉक्टर भाभा ने 1950 में देखा था वो मोदी सरकार में मुमकिन होता दिख रहा है। अब आते हैं यूपीए सरकार में हुई थोरियम की तस्करी की कहानी पर। वैसे तो इस बारे में मीडिया चैनलों में सबसे कम चर्चा की गई है, लेकिन ये कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे बड़े काले कारनामों में से एक है। सोनिया गांधी ने कैसे बर्बाद की भारत की थोरियम टेक्नोलॉजी? यूपीए सरकार के आने से पहले भारत थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हुआ करता था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट अंदाजा लगाया करते थे कि 2013 तक भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर लेगा। लेकिन 2004 में जैसे ही रिपोर्ट वाली सरकार बनी, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुरे दिन शुरू हो गए। पीएम मनमोहन सिंह ने थोरियम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को कम आंकने के लिए अनकही पॉलिसी लेकर आई और जब सरकार ने इसे सीरियसली लिया नहीं, इसे संरक्षित करने की कोई पॉलिसी बनाई नहीं, जिसके बाद थोरियम से एनर्जी बनाने का प्रोग्राम ठप हो गया। धीरे धीरे भारत एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होने लगा, क्योंकि तब यूपीए का पूरा फोकस तो तुष्टीकरण पर था। 2007 में यूपीए सरकार ने एक और गलत फैसला लिया और थोरियम में मिलने वाले एल्मेनाइट को प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस की लिस्ट से ही हटा दिया। यानी कि एल्मेनाइट की वैल्यू एक मामूली रेत के बराबर हो गई थी। जिसके बाद क्या, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के नाम पर कोस्टल एरिया में तस्करी और अवैध खनन तेजी से बढ़ने लगा। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के दावों की माने तो 2004 में यूपीए सरकार के आने के बाद 1,95,000 टन थोरियम के बराबर लगभग 2 मिलियन टन रेयर अर्थ मटेरियल समुद्री इलाकों से गायब हो चुके हैं, जो बड़े पैमाने की तस्करी का संदेह पैदा करते हैं। सोशल मीडिया पर दावा है कि थोरियम से भरपूर ये रेयर अर्थ मिनरल्स बड़े पैमाने पर खनन करके दूसरे देश भेज दिए गए। आरोप है कि सबसे ज्यादा थोरियम चीन भेजे गए और अब खबर सुनने को मिलती है कि चीन वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना रहा है, जबकि उसके देश में हमारे देश की तुलना में थोरियम काफी कम है। तो कहीं ये यूपीए सरकार में कांग्रेस और चीन के बीच गुप्त समझौते का परिणाम तो नहीं कि जिसके पास थोरियम का पावर हाउस है वो रेस में पीछे, और चीन के बारे में कहा जा रहा है कि चीन के पास अब इतना थोरियम है कि वो 20,000 साल तक एनर्जी बना सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए थोरियम की पावर की और कांग्रेस की भारत के साथ धोखाधड़ी की। लेकिन मोदी सरकार ने हमारे कोस्टल एरिया में यूं ही पड़े थोरियम नाम के अनमोल रत्न की असली वैल्यू समझी। भारत अब ऐसी टेक्नोलॉजी पर पहुंच गया है जहां वो खुद फ्यूल बनाकर लंबे समय तक न्यूक्लियर एनर्जी चला सकता है। मोदी सरकार में भारत की ये उपलब्धि इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर का फाउंडेशन स्टेप। एक और ही उपलब्धि परमाणु के क्षेत्र में भारत ने ठीक 6 अप्रैल से एक हफ्ता पहले भी हासिल की थी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अरिहंत नाम का एक सबमरीन जो ठीक एक हफ्ते पहले भारतीय जल सेना के साथ शामिल हुआ है, यह अपने आप में एक उन्नत तकनीक का सबमरीन है और यह न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसकी खासियत यह है कि जहां पर आम सबमरीनों को बार बार ऊपर आकर हवा लेने की जरूरत पड़ती है, यह सबमरीन महीनों 2 महीनों तक जल के भीतर ही रह सकता है। इसको हवा में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। साथ ही साथ इसमें परमाणु मिसाइलें तैनात रहती हैं, जिससे देश की सुरक्षा के लिए आप कभी हमला भी कर सकते हैं। कहने का मतलब भारत अब ऐसे देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है
जो जल, थल और वायु तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकते हैं, यह भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मित्रों, भारत की इन उपलब्धियों पर आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगा मोदी जी के नेतृत्व में देश के इस बढ़ते कदम पर? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बाकी चमचों और कांग्रेसियों को तो यह उपलब्धियां अच्छी नहीं लगेंगी। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।